हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन सिंह एंड यू आर वाचिंग अवदिति क्लासेस। आज जो है हम एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। मतलब कैपिटल आर और स्मॉल एफ में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो इसके लिए हम एक दर्पण ले लेते हैं। दर्पण आपको पता ही है, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण जो है, यदि हम किसी कांच की एक सतह पर धात्विक ऑक्साइड की पॉलिश कर दें तो इससे प्राप्त जो युक्ति होती है उसे ही हम दर्पण कहते हैं। किसी भी कांच के एक सतह पर अगर हम धातु की ऑक्साइड को पॉलिश कर दें तो इससे प्राप्त युक्ति को हम दर्पण कहते हैं। अब अगर परावर्तक तल दर्पण का जो है वो वक्रीय है अथवा गोलाकार है तो ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, माना M तथा N एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका ध्रुव P है, वक्रता त्रिज्या R है और फोकस दूरी स्मॉल f है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। कैपिटल F क्या है? फोकस बिंदु है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ध्रुव से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब हम मानते हैं कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है बिंदु ए पर। बिंदु ए पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। अब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। आप हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि माना Mn एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस बिंदु F है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, फोकस दूरी स्मॉल f है। अब ये हमने माना एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A पर आपतित होती है। बिंदु A पर आपतित हुई, ये अभिलंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? ये N का, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। अभिलंब और ये है आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण I। ये कौन सा कोण है? I है, हमेशा याद रखिए। फिर अभिलंब और ये कौन सी किरण है? परावर्तित। ये है परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने एंगल को हम R कहते हैं। ये और परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण I बराबर कोण R। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम हैं परावर्तन के। ठीक है, तो यहां से देखिए
अब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर बिंदु ए से एक लंब डालेंगे ए बी, ये एक लंब हमने डाला ए बी। तो ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज हैं, एक तो है बी सी ए, बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए, और दूसरा है बी एफ ए, बी एफ ए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर एम एन जो गोलीय दर्पण है उसका द्वारक काफी छोटा है, तो ये जो बिंदु बी है वो पी के बहुत समीप होगा, अर्थात बी से एफ की दूरी पी से एफ की दूरी के बराबर माना जा सकता है। तो यहां से पहले देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत कम है, बहुत कम है, तो ध्यान से देखो, दर्पण का द्वारक बहुत कम है, क्या होगा, बी पी के समीप माना जाएगा, माना जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि B जो है वो P के बहुत ही नजदीक है, अर्थात B को P ही माना जा सकता है। कब, जब दर्पण का द्वारक जो है बहुत कम है। तो अगर B P के बराबर है तो यहाँ से B F की दूरी P F की दूरी के बराबर हो जाएगी, B F ये बराबर हो जाएगा P F। क्यों, क्योंकि B जो है वो P के बराबर माना गया है, और ये किसके बराबर है, बी एफ, चित्र के पी एफ के बराबर, पी एफ किसके बराबर है, चित्र के अनुसार स्मॉल एफ के। ये देखिए, वैसे ही बी सी बराबर हो जाएगा पी सी के, जो बी सी है वो बराबर हो जाएगा पी सी, और पी सी किसके बराबर है, कैपिटल आर। ठीक, ऐसा कब हुआ, जब द्वारक बहुत कम। अब यहां से देखो, ये दो समांतर रेखा है, ये पहली समांतर रेखा और ये मुख्य अक्ष वाली ये भी समांतर रेखा है। तो दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहां से ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण आई हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा कोण, ये आई है और ये आर है, तो ये पूरा कोण हो जाएगा आई प्लस आर, और ये एकांतर कोण हो जाएगा, ये भी, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, आई प्लस आर, ये एंगल हो जाएगा आई प्लस आर, याद रखिए। तो यहां से अगर हम लिखेंगे एंगल, ये जो सी है ये बराबर होगा एंगल आई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आई के। क्यों, एकांतर कोण है, यहां पर आप लिखेंगे एकांतर कोण। फिर ये जो एंगल एफ है, एंगल एफ ये बराबर होगा एंगल आई प्लस आर के। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल आई प्लस आर है और ये इसके एकांतर कोण के बराबर होगा, ये भी यहाँ रीजन सेम आएगा, एकांतर कोण। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब यहां से देखो, ये मैंने कहा क्या कि ए बी क्या है, ए बी अभिलंब है, ए बी अभिलंब है, तो ये जो त्रिभुज बनेंगे वो समकोण त्रिभुज बनेंगे। यहां लिखेंगे चूंकि ए बी अभिलंब है, चूंकि ए बी क्या है, ए बी अभिलंब है, इसलिए ये जो त्रिभुज बनेंगे वो समकोण त्रिभुज बनेंगे। अतः समकोण त्रिभुज पहला हम लेते हैं बी सी ए, बी सी ए में। तो ध्यान से देखो, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, याद रखिए। तो यहां से अगर हम tan i निकालते हैं, ये हो जाएगा tan i बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। यहाँ से ए बी को ए बी ही रखेंगे,
BC की जगह हम वैल्यू रखेंगे, क्या है, R, ये वैल्यू। और यहाँ से अगर हम AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से AB की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा, R इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, R tan I। इतना क्लियर। लेकिन अगर जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, मतलब आपतन कोण अगर बहुत छोटा है तो tan I को I के बराबर लिखा जा सकता है। यदि एंगल I बहुत छोटा है तब क्या होगा, तब जो tan I है वो I के बराबर होगा। अर्थात यहाँ जो ऊपर समीकरण बना है AB इक्वल टू R tan I, वहां हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू R tan I की जगह I लिखा जा सकता है, R इंटू I, समीकरण नंबर। ध्यान देने वाली बात यह है कि I बहुत छोटा है तो tan I के बराबर कैसे, तो जैसे आपको पता ही है tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। और 0 क्या है, बहुत ही छोटा एंगल है। क्या 0 से छोटा एंगल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर एंगल बहुत छोटा है अर्थात 0 डिग्री के करीब है तो उसकी वैल्यू 0 के ही इक्वल आती है, tan 0 इक्वल टू 0। कब, जब एंगल बहुत कम है। तो उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग यहाँ किया गया है, जो है tan I वो I के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि I बहुत छोटा है। तो AB इक्वल टू R इंटू I, पहला समीकरण। ऐसे ही अब समकोण त्रिभुज हम देखेंगे, दूसरा वाला BFA में, समकोण त्रिभुज BFA में यहाँ भी tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan ये वाला है, tan ये एंगल I प्लस R है, क्योंकि ये पूरा एंगल I प्लस R के बराबर है, tan I प्लस R। और ये बराबर होगा लंब बटे आधार, मतलब ये भी आधार यहाँ कितना है, BF है, BF। तो यहाँ से वैल्यू देखेंगे, BF इक्वल टू PF इक्वल टू F, स्मॉल f। तो यहाँ से आएगा tan I प्लस R, ये बराबर AB बटे B, स्मॉल f। और यहाँ से AB की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, F का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आएगा tan I प्लस R, tan I प्लस R। अब यहाँ फिर से वही, अगर कोण बहुत कम है तो tan I प्लस R के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे यदि कोण बहुत छोटा है तो tan I प्लस R ये बराबर होगा I प्लस R के। तो फिर से यहाँ प्रयोग करेंगे उसका, AB इक्वल टू आया F इंटू I प्लस R, या फिर हमें पता है कोण I बराबर कोण R। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये परावर्तन का नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन का नियम याद रखिए। क्या है, परावर्तन का नियम। तो यहाँ अगर I बराबर R, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, R की जगह हम I को लिख सकते हैं AB इक्वल टू F इंटू I प्लस R की जगह I प्लस I मतलब 2I, AB इक्वल टू F इंटू 2I, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वो AB है और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष AB है। तो अगर दोनों समीकरण के बाएं पक्ष बराबर हैं तो उनके दाहिने पक्ष भी बराबर होने चाहिए। यहाँ से हम लिख सकते हैं R इंटू I बराबर F इंटू 2I। तो I से I कट, R बराबर आया 2F,
ये फॉर्मूला, या फिर F इक्वल टू आया R/2। यही संबंध है स्मॉल f और कैपिटल R में। मतलब जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होती है दर्पण की वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि प्रकाश से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।